हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल गेन चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन जो आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। हम पूरे इलस्ट्रेशन को लाइन बाय लाइन उसके रिलेवेंट लॉ जो सेक्शन में वो लिखा हुआ है उसके साथ पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर जितने भी इलस्ट्रेशन है, और इलस्ट्रेशन खत्म होने के बाद हम इसके सारे टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलता है? हाउ विल यू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ द फॉलोइंग एसेट। तो जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर बात करता है। तो किस चीज़ की पीरियड ऑफ होल्डिंग चाहिए हमको? पहला, शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी लिक्विडेशन, बोनस शेयर और फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसके रिलेवेंट लॉ की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप बुक में पेज नंबर 3.371 निकालोगे तो यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। यानी क्या होता है? देखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको पता हो तो कैपिटल गेन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों को बाइफरकेट करना पड़ता है। और दोनों को बाइफरकेट करने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है। क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर कुछ केस में 12 महीने से नीचे है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म, कुछ केस में 24 महीने से नीचे है तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म, और कुछ केस में 36 महीने से नीचे है तो शॉर्ट टर्म और 36 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। तो इस क्वेश्चन में हमको ये पता लगाना है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दोस्तों, जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो क्या बोलता है? फर्स्ट पॉइंट बोलता है वेयर शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन। यानी कंपनी लिक्विडेशन में चले गई। लिक्विडेशन में जाने का मतलब है कंपनी ने अपना बिजनेस जो है वो बंद कर दिया है और अब कंपनी चाहती है कि वो क्लोज हो जाए, उसका चैप्टर क्लोज हो जाए, उसके अकाउंट्स जीरो हो जाए और सारे डेटर से वो पैसा ले ले, सारे क्रेडिटर को वो पैसा दे दे, है ना? कंपनी ये चाहती है। तो वेयर शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई और अब आपके पास जो शेयर्स हैं, लिक्विडेशन के टाइम पे आपके पास जो शेयर्स हैं, तो अब तो आप उस शेयर को बेच नहीं सकते क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लिक्विडेशन में चली गई है। तो इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे लिखा है द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करने के लिए जब कंपनी लिक्विडेशन में चले गई उस दिन तक ही गिनना है, उस दिन के बाद उसको कैलकुलेट नहीं करना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने एक मई को कुछ कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है, 1 मई 2025 मान लेते हैं अपन, 1 मई 2025 में आपने शेयर खरीदे। अब क्या हुआ? कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चले गई 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को लिक्विडेशन में चले गए पर आपने शेयर अभी तक नहीं बेचा है ना? पर आपका कैपिटल गेन ऐसे कैलकुलेट होगा कि आपने उस दिन तो शेयर बेच दिया। यानी जब आपने शेयर खरीदा था 1 मई को, उस दिन से लेकर 1 अगस्त तक जो है वो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट होगी। और जब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई उसके बाद की डेट को हमको एक्सक्लूड कर देना है, यानी उसको इंक्लूड नहीं करना। तो आई होप आपको ये लिक्विडेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। फिर हमारा दोस्तों था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है दोस्तों? कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी फॉर एन एग्जांपल गोकुलधाम सोसाइटी के ले लेते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी बहुत फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब आप फ्लैट खरीदने जाते हो तो उन लोग एज सच आपको फ्लैट नहीं बेचते हैं, उन लोग आपको उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर होल्डर बना देते हैं, ठीक है? तो अब क्या हो गया, आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर हो गए, आपको पैसा देना पड़ा, आपने पैसा दिया, आपको फ्लैट मिल गया, आप फ्लैट के ओनर हो गए, ठीक है? पर अब जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला मैटर आता है तो इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग को कैसे कैलकुलेट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपको वो शेयर्स मिल जाएंगे ना तो उस दिन से आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चालू हो जाएगा और जब आप उस शेयर को बेचोगे तो आपका जो है उसके बीच का पीरियड जो आएगा वो पीरियड ऑफ होल्डिंग आ जाएगा।
देखो, अ पर्सन मे बिकम अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच मे बी बिल्डिंग हाउसेस एंड फ्लैट्स. When he pays on agreed amount, the society hands over possession of the house to the person concerned. No conveyance is registered. यानी कोई भी चीज़ वहाँ पर उस घर को मतलब बेचते हैं तो घर बिकता नहीं है, खाली कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसको कुछ शेयर्स मिलते हैं. फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स द अबाउ ट्रांजेक्शन इज ए ट्रांसफर. इस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर माना जाता है और इसमें कैपिटल गेन लगता है. तो अब हम आते हैं दोस्तों हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, जहाँ पर पहला था शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. द पीरियड आफ्टर द डेट ऑन विच द कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन सेल बी एक्सक्लूडेड. उसको एक्सक्लूड कर देना है वाइल कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग. देयरफॉर द पीरियड ऑफ होल्डिंग सेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वाजिशन, जिस दिन आपने खरीदा था, डेट ऑफ एक्वाजिशन, एंड विद द डेट ऑन विच द कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन. ठीक है, तो आपका जो है एक पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, जब आपने वो शेयर खरीदा तब से लेकर जब तक कंपनी लिक्विडेशन में गई तब तक की डेट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग. ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों सेकेंड पॉइंट है बोनस शेयर. बोनस शेयर यानी क्या, कई बार होता है कि कंपनी आपके पास फॉर एग्जांपल 2 शेयर है तो आपको वो बोनस देती है, यानी आपके पास 4 शेयर हो जाते हैं. इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, खाली नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीमेंट होते हैं, आपकी वैल्यू तो है वो सेम ही रहती है ना, खाली नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीमेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो बोनस शेयर के समय पीरियड ऑफ होल्डिंग कब लेना है, जब से वो डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर है तब से लेकर आपको कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है, और जब डेट ऑफ ट्रांसफ़र है तब तक आपको कैलकुलेट करना है. तो देखो एक बार और बताता हूँ, बोनस शेयर के केस में जिस दिन आपको बोनस शेयर का अलॉटमेंट हुआ उस दिन से कैलकुलेशन चालू करना है, और जिस दिन आपने बेचा उस दिन तक का कैलकुलेशन करना है. तो ये हो जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ बोनस शेयर. इसके बाद दोस्तों थर्ड आता है फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. द पीरियड ऑफ होल्डिंग सेल बी रिकॉन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द सोसाइटी. मैंने आपको बताया शेयर्स मिलेगा उस दिन से स्टार्ट करना है, एंड विल एंड विद द डेट ऑफ ट्रांसफर. जिस दिन आप शेयर बेचोगे उस दिन तक का डेट आपको कैलकुलेट करना है पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए. ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1. आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट ये समझ में आया हो. ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट लिखा है, एनी ट्रांजेक्शन वेदर बाय वे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ or acquiring shares in a cooperative society or by way of any agreement or arrangement or in any other manner whatsoever which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property is a transfer as per section 247(6). Hence it is possible to take a view that any date from which such right is obtained may be taken as the date of acquisition, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है. ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 में. इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है देखते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ गए सब. ए इज द ओनर ऑफ अ कार. ए के पास एक कार है. क्या है? कार है. ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2024 ही स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ मोटर कार. उसने मोटर कार खरीदने बेचने का धंधा चालू कर लिया. कब चालू किया? 1/4/2024 को. ही ट्रीट्स द अबव कार एज पार्ट ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड. और इसके पास जो कार थी उसको उसने स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, यानी अब उसको वो बेचना चाहता है तो वो अपने बिजनेस में वो कार को लाकर रख दिया. ठीक है, ऑफ हिज न्यू बिजनेस ही सेल द सेम ऑन 31/3/25. और उस कार को, जो कि उसकी कार थी जिसको उसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, अब उस कार को वो बेच रहा है 31/3/2025 को, एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000. 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट जो है उसको उस कार में होने वाला है. डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स अंडर द हेड कैपिटल गेन. तो कैपिटल गेन में टैक्स इम्प्लीकेशन जो है वो आपको कैलकुलेट करना है. सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ. देखो, एक टॉपिक है, बोलता है कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन नंबर 45(2). सेक्शन नंबर 45(2) क्या बोलता है देखते हैं. अ पर्सन हु इज द ओनर ऑफ अ कैपिटल एसेट मे कन्वर्ट द सेम और ट्रीट इज एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम. यानी कोई भी बंदा है वो अपनी पर्सनल कैपिटल एसेट को
अपने बिजनेस में एज ए स्टॉक इन ट्रेड यूज कर सकता है। एज नोटेड अबव द ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांसफर, और उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर माना जाएगा। यानी एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास बर्तन बेचने की दुकान है, ठीक है, आप बर्तन बेचते हो, ठीक है, आप बर्तन बेचते हो, तो अब आपके घर में भी तो बर्तन होंगे, आप भी तो खाना खाते हो, पर आपके पास कुछ सोने के बर्तन है जिसको आप जो है बेचना चाहते हो। तो आप क्या करते हो, वो घर वाले बर्तन को उठा के अपने दुकान में रख देते हो बेचने के लिए। तो जब आपने वो दुकान में रखा वो बर्तन बेचने के लिए, वो जो ट्रांजैक्शन है उसको ट्रांसफर मान लिया जाएगा और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप उस बर्तन को प्रॉफिट में बेचोगे, यानी फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपने वो बर्तन खुद से उठाकर अपने दुकान में रखा था तब उसकी वैल्यू थी 10 लाख, ठीक है। तो आपने 10 लाख रुपए का वहां पर फेयर मार्केट वैल्यू आ गया। अब आपने जब वो बर्तन को किसी थर्ड पर्सन को बेचा, किसी कस्टमर को बेचा, तब आपने 12 लाख में बेचा। तो जो 12 लाख माइनस 10 लाख, जो 2 लाख रुपए है, वो हो जाएंगे आपके बिजनेस इनकम। और ये 10 लाख माइनस जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब आपने जब बर्तन खरीदे थे तब की जो वैल्यू थी, उसको इंडेक्स करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। आइए देखते हैं। एज पर सेक्शन 45(2), notwithstanding anything contained in section 45(1) being the charging section, the profit or gain arising from the above conversion or treatment will be chargeable to income tax as is income of the previous year in which the stock in trade is sold or otherwise transferred by him। अब दोस्तों सवाल ये है कि टैक्स कब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो सोने के बर्तन थे वो आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अपने दुकान में लाकर रखे, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अपने दुकान पर लाकर रखे, पर आप जो है उसको बेच नहीं पाए, और जब वो बिका तब फाइनेंशियल ईयर 24-25 आ गया था, ठीक है। तो आपको कौन से साल में कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना है? आपको कैपिटल गेन टैक्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कैलकुलेट नहीं करना है, आपको करना है 24-25 में। क्यों? जिस साल सेल होगा वो एसेट, उस साल आपको कैपिटल गेन भी कैलकुलेट करना है और उसी साल आपको उसका बिजनेस इनकम भी कैलकुलेट करना है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, जब वो बिकता है उस साल, और अदरवाइज ट्रांसफर बाय हिम, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, in order to compute the capital gain, the fair market value of the asset on the date of such conversion or treatment shall be deemed to be the full value of consideration received as a result of the transfer of capital asset। यानी जब आप कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपने जो बर्तन जो आपने अपने बिजनेस में डाले थे, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू यानी फेयर मार्केट वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, देखो दो इनकम जनरेट हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बर्तन वाले केस में बताया था। एक तो आपका कैपिटल गेन का इनकम हो सकता है और एक बिजनेस इनकम हो सकता है, बहुत ही इजी। अब सबसे पहले कैपिटल गेन का इनकम अराइज होगा, ठीक है। कैपिटल गेन का इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, यानी जिस दिन आपने वो बर्तन को कन्वर्ट किया, अपने पर्सनल एसेट से अपने दुकान में रखा, यानी स्टॉक इन ट्रेड बना लिया, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है आपको उस एसेट का, माइनस कर देना है कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट, यानी आपने वो बर्तन कब खरीदे थे और आपने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कराया था तो उसको आपका इंडेक्स कॉस्ट लेना है। अब शॉर्ट टर्म है तो खाली कॉस्ट लोगे, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट को लेना है। आपने ये दोनों को माइनस कर दिया तो आपका जो है वो कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी कंसिडर इन रिलेशन टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इंडेक्सेशन कब तक का लेना है? जिस साल आपने कन्वर्ट किया उस साल तक का इंडेक्सेशन आपको लेना है। यानी कि अगर आपने जो बर्तन है उसको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कन्वर्ट किया तो इंडेक्सेशन 23-24 तक का ही लेना है, भले आपने 24-25 में बेचा हो पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 23-24 तक का ही इंडेक्सेशन लेना है। फिर बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? बहुत ईजी है। जो भी आपकी सेल प्राइस आएगी, यानी जो आपने बर्तन को बेचा उसकी सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, यानी कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू आपने कैपिटल गेन में यूज़ की थी वही फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर आपकी कॉस्ट बन जाएगी, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट, वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी।
जाएगी। ये था एक कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। पेज नंबर 3.365 में आ जाएंगे सारे लोग। अभी जो हमने पढ़ा वो था कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने का मैटर। पर पर्सनल इफेक्ट जो है वो कुछ कैपिटल एसेट में नहीं आते हैं। पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग अपैरल एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम, इसको हम नहीं मानते हैं कैपिटल एसेट। देखो हेडिंग क्या लिखी हुई है, कैपिटल एसेट के अंदर लिखा है इट डज नॉट इंक्लूड, यानी कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं किया जाता। किसको इंक्लूड नहीं किया जाता? पर्सनल एसेट को इंक्लूड नहीं किया जाता। पर्सनल मूवेबल एसेट जो कि पर्सनल यूज के लिए यूज की गई है उसको नहीं माना जाता है कैपिटल एसेट। पर कुछ एक्सक्लूजन है जो कि एक्सक्लूड हो रखे हैं, यानी कि वो कैपिटल एसेट होंगे, वो पर्सनल एसेट भी होंगे और कैपिटल एसेट भी होंगे। कौन से? सबसे पहला है ज्वेलरी। अगर आपने ज्वेलरी खरीदी तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये पर्सनल मूवेबल एसेट है, नहीं, वो कैपिटल एसेट में मानी जाएगी। दूसरा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, तीसरा ड्राइंग्स, चौथा पेंटिंग, पांचवा स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये सारी चीज़ें आपका कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब जो यूटेंसिल्स है यानी जो बर्तन है उसमें अगर सिल्वर के बर्तन है तो कोई भी कैपिटल गेन उस पर नहीं लगेगा। सिल्वर के बर्तन है तो उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। पर अगर वो गोल्ड के बर्तन है तो उसमें कैपिटल गेन लगने वाला है। इसीलिए मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया था वो गोल्ड के बर्तन का लिया था। ठीक है दोस्तों, ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, दो सेक्शंस जो मैंने अभी आपको पढ़ाए। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, देखते हैं वो जो कार वाला मैटर था उसका अब हमको क्या करना है। ए इज द ओनर ऑफ द कार। 1/4/24 को उसने कार बेचने खरीदने का बिजनेस चालू किया और अपनी खुद की कार को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया और उसको 31/3/25 को बेच दिया। तो यहाँ पर लिखा है कि टैक्स इम्प्लीकेशन कैलकुलेट करो अगर उसको नेट प्रॉफिट 1 लाख का होता है। तो दोस्तों पहली बात मेरा सवाल ये है, यहाँ पर सबसे पहला लॉ जो है वो ये है कि ये पर्सनल एसेट है और ये पर्सनल मूवेबल एसेट है। पर्सनल मूवेबल एसेट को हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानते तो इस पे कैपिटल गेन का कोई टैक्स लगने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो यहीं पर इसका कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। आपको इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने का वो सब चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, सिंस कार इज अ पर्सनल एसेट, conversion or treatment of the same as the stock in trade of the business will not be trapped by the provision of 45(2), hence not liable to capital gain tax। कोई भी कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर लगने वाला नहीं है। बहुत ही ईजी था, ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन में। थर्ड इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, देखिए, एक्स कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट। एक्स जो है वो अपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहा है जिसको उसने 10 जून 2006 को 60,000 में खरीदा था। 10 जून 2006 को 60,000 में खरीदा था इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 10 मार्च 2024। 10 मार्च 2024 को ये उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू जो है ऑन द डेट ऑफ द अबव कन्वर्जन वाज 5,50,000, यानी जब उसने कन्वर्ट किया तब की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 5,50,000 रुपए। He subsequently sell the stock in trade so converted for 6 लाख on जून 10, 2024। और उसने जो कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया था 10 मार्च 24 को, उसको जून 10, 2024 को बेच दिया 6 लाख रुपए में। डिस्कस द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कौन से ईयर में चार्ज होगा ये डिस्कस करो। एंड बिजनेस इनकम कितना होगा ये डिस्कस करो। तो बहुत ईजी है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है मैंने आपको पहले? मैंने ये बताया हुआ है कि जब भी स्टॉक इन ट्रेड की बात आती है तो स्टॉक इन ट्रेड जिस ईयर में कन्वर्ट होता है उस दिन तक का इंडेक्सेशन लेते हैं और जिस साल में बेचते हैं, जब उसको सेल करते हैं, उस साल उसका कैपिटल गेन अराइज होता है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। आप देखते हैं इसका आंसर। सिंस द कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इन स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 में इसने कन्वर्ट किया
है ना। तो ट्रांसफ़र जो है वो 23-24 में मान लिया जाएगा, ट्रांसफ़र जो है वो 23-24 में मान लिया जाएगा। पर हाउएवर द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द अबव कन्वर्जन विल बी चार्जेबल टू टैक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 25-26। तो असेसमेंट ईयर 25-26 में उसको चार्जेबल टू टैक्स मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा? सिंस द स्टॉक इन ट्रेड हैज़ बीन सोल्ड ओनली ऑन जून 10 2024, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड जो है वो जून 10 2024 यानी कि 24-25 में सेल हुआ था। जिस साल सेल हुआ उस साल हमको जो है उसको टैक्सेबल करना है। फॉर दिस पर्पज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्सन 10 मार्च 2024 विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कब लेंगे? 10 मार्च 24 का जो फेयर मार्केट वैल्यू लगेगा वो लेंगे। तो कैपिटल गेन जो है उसके हिसाब से इंडेक्स किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने नहीं बोला, तो हमको इंडेक्सेशन भी नहीं बोला, तो इंडेक्सेशन का तो कोई मैटर ही नहीं है। हमको कैपिटल गेन का खाली वो पीरियड ऑफ ईयर वाला कॉन्सेप्ट था वो बताना था, वो हमने बता दिया। और हमको बताना था बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम क्या है? देखो, द बिजनेस इनकम ऑफ 50,000 6 लाख माइनस 5,50,000 बिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 25-26। यानी फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसको हम लेस कर देंगे किससे? सेल प्राइस से, और जितना बच जाएगा वो हमारा प्रॉफिट हो गया, वो हमारा बिजनेस इनकम हो गया, और उसको 25-26 में टैक्सेबल करने वाले हैं। दस बोथ द कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर 25-26। ये था दोस्तों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो कि हमने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आएंगे। तो दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो बोलता है एम हेल्ड 2000 शेयर्स इन अ कंपनी ABC लिमिटेड। एम के पास ABC लिमिटेड के 2000 शेयर्स थे, जो कि एक इंडियन कंपनी है। दिस कंपनी अमलगमेटेड विथ अनदर इंडियन कंपनी XYZ। अब ABC और XYZ दोनों का क्या हो गया? अमलगमेशन हो गया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31/3/25 अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन M was allotted 1000 शेयर्स इन द न्यू कंपनी। और नए कंपनी में M को 1000 शेयर्स मिले। मार्केट वैल्यू जो थी उस शेयर्स की वो 50,000 ज़्यादा थी पिछले कंपनी के शेयर से। The assessing officer proposed to treat the transaction as exchange and to tax 50,000 as capital gain. Is he justified? तो ये सवाल ये बोलता है कि अगर एक है ABC लिमिटेड, एक है XYZ लिमिटेड, ठीक है। अब M के पास ABC लिमिटेड के 2000 शेयर्स थे। हुआ क्या? ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई। अब जब मर्ज हो गई तो दोनों कंपनी के शेयर्स एक हो गए, तो अभी M को 1000 शेयर्स दिए गए। ठीक है, अब 1000 शेयर्स दिए गए यानी वो पुराने 2000 अब नहीं रहे, अब ये नया 1000 रहा। पर ये 1000 की वैल्यू जो थी वो पिछले से 50,000 ज़्यादा थी। तो असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि 50,000 को हम ट्रांसफर ट्रीट करेंगे और इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे। पर हम आते हैं पहले लॉ पे। लॉ क्या बोलता है? देखो यहाँ पर देखो, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर। कौन से ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 47 में। और सेक्शन नंबर 47 में अगर पॉइंट नंबर 8 आप देखोगे, जो कि सेक्शन 47(7) होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। एनी ट्रांसफर बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन अमलगमेटिंग कंपनी। यानी जब भी कोई भी ट्रांसफर होगा अमलगमेशन का तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कंडीशन क्या क्या है? द ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ द अलॉटमेंट टू हिम ऑफ एनी शेयर इन द अमलगमेटेड कंपनी एक्सेप्ट वेयर द शेयर होल्डर इटसेल्फ इज द अमलगमेटेड कंपनी। यानी ये बोल रहा है कि कंडीशन नंबर 1 ये है कि जब वो जो शेयर्स जो उसके पुराने M के थे, जो 2000 शेयर्स थे, उसको देकर उसको नए अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, तो हाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अमलगमेटेड कंपनी एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इन कंडीशन के हिसाब से इन द अबव एग्जांपल द ट्रांजैक्शन इज स्क्वायरली कवर्ड बाय द एग्जेम्पशन एक्सप्लेन्ड अबव एंड द प्रपोजल ऑफ द असेसिंग ऑफिसर टू ट्रीट द ट्रांजैक्शन एज ट्रांसफर इज नॉट जस्टिफाइड। इसको हम टैक्सेबल नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रांसफर ही नहीं है एज पर सेक्शन 47। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर इलस्ट्रेशन 5 पढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको और पढ़ाना चाहता हूँ। क्या पॉइंट्स? देखो, ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एज
ट्रांसफर, यानी इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगने वाला है। सेक्शन नंबर 47 का पॉइंट नंबर 1 है, वो बोलता है टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ ए एचयूएफ। एक एचयूएफ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और वो अपने ही किसी लोगों को पार्टीशन में कोई एसेट दे रही है तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ ए एचयूएफ सेक्शन 47(1) के हिसाब से इसको हम जो है ट्रांसफर नहीं मानेंगे। दूसरा पॉइंट, अ गिफ्ट और विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट by an individual or HUF, any transfer of capital asset by individual or HUF under a gift or will or an irrevocable trust सेक्शन 47(3) के हिसाब से इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। यानी किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, इंडिविजुअल या HUF दोनों में से कोई भी हो, गिफ्ट या फिर विल में कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई है तो उसको हम सेक्शन 47 के हिसाब से ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये 2 चीज़ें समझ आई हो। और एक तीसरी चीज़, ट्रांसफर ऑन कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर एक्सेट्रा इनटू शेयर्स और डिवेंचर, ये भी सेक्शन नंबर 47(10) के हिसाब से इसको ट्रांसफ़र नहीं मानते। यानी कि अगर कोई बॉन्ड या फिर डिवेंचर वो शेयर्स में या फिर किसी दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये तीनों केस में टैक्स हमको लगने वाला नहीं है। अब मैं आता हूँ दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज। कौन सी सिचुएशन में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगने वाला है? पहला, मिस्टर ए परचेज गोल्ड इन 1970 फॉर 25,000 रुपये। गोल्ड खरीदा था 25,000 रुपये का। इन प्रीवियस ईयर 24-25 ही गिफ्टेड इट टू द सन एट द टाइम ऑफ द मैरिज। अपने बच्चे को मैरिज में वो गिफ्ट दे दिया। फेयर मार्केट वैल्यू थी उस गिफ्ट की 1,00,000 रुपये। तो क्या इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 47(3). एज पर द प्रोविजन ऑफ 47(3), गिफ्ट ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय एन इंडिविजुअल और HUF इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। देयरफॉर कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज इन द गिवन सिचुएशन। ठीक है, फिर ए हाउस प्रॉपर्टी इज परचेज बाय अ HUF इन 1945 फॉर 20,000। HUF वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। It is given to one of the family member in previous year 24-25 at the time of partition of the family. फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन का था 12 लाख रुपए। अब एक बात बताइए, HUF अगर अपने पार्टनर को पार्टीशन में कोई प्रॉपर्टी देता है तो उस पर उसको ट्रांसफ़र नहीं मानते एज पर सेक्शन 47(1) और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एज पर सेक्शन 47(1), डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग इन काइंड ऑन द टोटल और partial partition of HUF is not regarded as transfer for the purpose of capital gain. Therefore capital gain tax liability does not arise in the given situation. ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। मिस्टर बी परचेज 50 कन्वर्टिबल डिवेंचर फॉर 40,000 1995 में, जिसको कन्वर्ट कर दिया 500 शेयर्स, जिसका रेट हो गया 85,000 नवंबर 24 में। तो कन्वर्टिबल डिवेंचर को इसने कन्वर्ट करके शेयर दे दिया, तो क्या इसको ट्रांसफर माना जाएगा? आंसर इज नो। सेक्शन नंबर 47(10) बोलता है कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म ऑफ अ कंपनी इनटू शेयर्स और डिवेंचर, यानी कन्वर्ट कर दिए, या तो शेयर में कन्वर्ट किया या तो डिवेंचर में कन्वर्ट किया, इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। देयरफॉर कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज इन द गिवन सिचुएशन। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो दोस्तों, अगर आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 6 से लेकर 10 तक हम बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।